चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री की सीट फंसी हुई है? फंसी हुई तो पिछली बार भी थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह, क्या योगी आदित्यनाथ सबने इस इलाके में रैलियां कर ली, लेकिन भाजपा के अंदर की सिर्फ टव्वल कम नहीं हो पा रही। आप खुद जब एक इलाके में गए रैली करने के लिए, जो ठाकुरों का इलाका था, वहां आपके ऊपर हमला हुआ। क्यों नाराज है इस इलाके के ठाकुर भाजपा से? जो नाराज लोगों से मना लेंगे। एक तरफ संजीव बालियान बैठे, दूसरी तरफ संगीत सोम बैठे। क्या बात करवाई योगी आदित्यनाथ जी ने आप दोनों? वैसे ये वही सीट है जहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की बात बिगड़ी। आपने जयंत चौधरी को कैसे मैनेज किया, क्योंकि हिस्से तो अभी भी नहीं आई जयंत चौधरी के ये वाली सीट? फैसले हो गए आपस में बैठ के, एक जगह बैठ गए। संगीत सोम का बयान आता है कि संजीव बालियान यहाँ पर विकास की राजनीति नहीं करते। संजीव बालियान कहते हैं कि चुनाव के बाद सब देख लूंगा। मैंने कहा 19 के बाद बात करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये जुबानी बातें और अंदर खेल बिगाड़ दे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री की सीट फंसी हुई है? ये सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट में तो बहुत पूछा जा रहा है। वैसे ये वही सीट है जहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की बात बिगड़ी और आरएलडी और सपा का गठबंधन टूटा। पहले तो यही बता दीजिए, क्यों ये सवाल उठ रहे हैं और क्या वाकई यहाँ के लोग नाराज हैं आपसे? मुझे तो ऐसा लगा नहीं, आपको लगा होगा तो आप बता देना। जो नाराज लोगों से मना लेंगे। ये मुजफ्फरनगर हमेशा से एग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, किसान आंदोलन की भूमि भी है और अपने आप में सब बड़े लोग हैं। कोई ऐसा नहीं जिससे दूसरा कोई प्रभावित कर पाए। संघर्ष आता है हमेशा से आजादी के बाद, कभी आप देखेंगे। बाकी मुझे तो प्यार बहुत मिल रहा है और 2014 जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। फंसी हुई तो पिछली बार भी थी। बसपा भी साथ थी, राष्ट्रीय लोकदल भी साथ था। राष्ट्रीय लोकदल अब हमारे साथ है, बसपा अलग लड़ रही है। तो आप खुद सोच लीजिए, फंसी हुई है या फंसी हुई बताई जा रही है। अच्छा, संजीव बालियान जी, आप अगर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेल्ट को देखा जाए तो आप यहाँ के बड़े नेता हैं। 2019 के चुनाव में आपने जयंत चौधरी के पिताजी चौधरी अजीत सिंह को हराया था। अब आप दोनों साथ आ गए हैं, आरएलडी और बीजेपी। तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी है? मतलब लोग हमसे कह रहे हैं कि दल तो मिल गए हैं, दिल लेकिन मिले हैं या नहीं मिले ये पता नहीं। पूरी तरह मिल चुका है। अभी मैं कह रहा था, आपने सुना नहीं शायद, कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का एक बहुत असर हुआ है जमीन पर। जिन गाँव में झगड़े थे बहुत दिनों से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय लोकदल दो ही यहाँ रहे हैं मुख्य तौर पर मुजफ्फरनगर में, फैसले हो गए आपस में बैठ के, एक जगह बैठ गए। आपस के विवाद समाप्त हुए इस गठबंधन से। बहुत से तो सुबह रोज एक फैसला तो मैं कराता हूँ, गांव के दोनों पक्ष आते हैं, बैठ के निपटा हुआ है, बहुत दिन हो गए झगड़े करते हुए। तो मुजफ्फरनगर में तो इस गठबंधन से आपसी विवाद भी समाप्त हुए। ऐसे जब गठबंधन की खबर आई थी तब तो कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष था। तो 2-3 दिन तो बड़ा असमंजस रहा कि नाराज होना है या मनाना है। फिर कैसे आपने इसको टैकल किया? वो नेताओं में रोष था, कार्यकर्ताओं में नहीं था। महत्वाकांक्षा नेताओं की होती है, कार्यकर्ता की कभी नहीं होती। तो ये होता है कि किसी को लग रहा है कि मुझे पद नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, तो नेताओं में तो हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं में नहीं था। और कार्यकर्ता तो पहले से ही चाहते थे दोनों पार्टी को कि दोनों दल एक हो, चूंकि विचारधारा वही रही है। एक ही परिवार के दो हिस्से हो रहे थे, आप इस कह लीजिए, अब परिवार एक हो गया। संजीव बालियान जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह, क्या योगी आदित्यनाथ सबने इस इलाके में रैलियां कर ली, लेकिन भाजपा के अंदर की सिर्फ टव्वल कम नहीं हो पा रही। संगीत सोम का बयान आता है कि संजीव बालियान यहाँ पर विकास की राजनीति नहीं करते। संजीव बालियान कहते हैं कि चुनाव के बाद सब देख लूंगा। क्या चल रहा है भाजपा के अंदर? पहली बात तो मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं चुनाव के बाद देख लूंगा। नहीं, आपका तो बयान वायरल हो रहा है। नहीं, मेरा कोई वायरल नहीं। मैंने कहा 19 के बाद बात करेंगे। मैंने कहा, जब मेरे से बार बार कोई सवाल पूछ रहा है तो बहुत सी बातें हैं कि मैं उम्मीदवार हूँ, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कह सकता जिससे मेरी पार्टी को कहीं भी नुकसान पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति हूँ और छोटे मोटे मतभेद तो सभी पार्टियों में रहते हैं आपस में, ये स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी में भी, हमारी पार्टी में भी, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और मतभेद नेता बैठाकर दूर भी करा देते हैं। अच्छा, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने पहल की, हमने देखा जब वो यहाँ रैली करने आए, एक तरफ संजीव बालियान बैठे, दूसरी तरफ संगीत सोम बैठे, लेकिन उसके बावजूद बात बनी नहीं लग रहा है। उसके बावजूद बयान आने कम हुए नहीं। क्या बात करवाई योगी आदित्यनाथ जी ने आप दोनों? योगी जी ने व्यक्तिगत रूप से रुचि ली है मेरे चुनाव में, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना
बड़ी टास्क है, आपस के मतभेद सब दूर कीजिए। उनका आदेश था, उनका आदेश मैंने तुरंत मान लिया था। पुरुषोत्तम रूपाला का बयान हो, चाहे अभी आपके इलाके में जो गांव पड़ता है ठाकुर चौबीसी, यहाँ से बॉयकॉट की बात हो, आप खुद जब एक इलाके में गए रैली करने के लिए, जो ठाकुरों का इलाका था, वहां आपके ऊपर हमला हुआ, क्यों नाराज है इस इलाके के ठाकुर भाजपा से? पहली बात तो मैं रैली करने नहीं गया, जैसे इस गांव में बैठा हूँ इस तरह से बैठने गांव के प्रधान के पास गया था। प्रचार प्रसार हाँ। करना। और गांव में जाने के बाद रात का अंधेरा था, करीब 8:30 बजे की बात। मैं गांव में जैसे ही घुसा, मैं प्रधान जी के घेर में गया, जिससे यहाँ गया हूँ, तो बाहर से लाठी डंडे लेकर मास्क पहन के कुछ युवकों ने गाड़ियों पर हमला किया और उसके बाद भारी पथराव छतों पे। खतौली के पास ही गाँव हाँ जी, है। मड़गांव। घरों की छतों पे इंटरलॉक टाइल्स चढ़ाई गई थी और घरों की छतों से इंटरलॉक टाइल्स से गाड़ियों पर हमला हुआ। बहुत से कार्यकर्ताओं को चोट आई। पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी की गाड़ी इस तरह टूटी हुई, अगर आप देख लें तो उनकी मौत निश्चित हो जाती है अगर वो गाड़ी के अंदर। वो मेरी गाड़ी में बैठ गए, 15 गाड़ी बुरी तरह से तोड़ दी गई। भगवान का शुक्र है कि किसी कार्यकर्ता की मौत नहीं हुई, हड्डियां टूटी हुई। मैंने कहा, बाद में मैंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा। वो नवयुवक थे। वो देखिए, अगर आप नाराज हैं मेरे से तो आप वोट नहीं देंगे, मुझे पत्थर थोड़ा मारेंगे। आपने किसी को पत्थर तो नहीं मारा होगा आज, या किसी और ने मारा होगा, ऐसी घटना तो कभी नहीं मिलती। ये घटना षड्यंत्र था एक, कि इससे यहाँ जातीय तनाव हो, धार्मिक तनाव हो, इस तरह की घटना से एक बड़ी घटना हो सकती है। बड़ा था पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं जातीय हिंसा या धार्मिक हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास था। तो मैंने कहा भाई, क्योंकि उन युवकों की गलती नहीं है, वे मेरे से इतनी नफरत करते ही नहीं कि मुझे पत्थर मारे। ऐसा कोई, वो गांव ने 100% वोट मुझे दिए और उस गांव में हर तीसरे महीने में जाता हूँ, कभी किसी ने नहीं कहा। तो इसका मतलब एक साजिश थी और साजिश पुलिस लगी हुई बेनकाब करने, मुकदमा मैंने दर्ज नहीं करा। पर ननौता की पंचायत देखें या कई राजपूत गांव में जब आप जाएं तो नाराजगी तो पता चलती है। कैसे इसको टैकल करेंगे जो इस इलाके के ठाकुर नाराज चल रहे हैं भाजपा से, और अब चुनाव को भी कितना कम वक्त बचा है? 6,73,000 वोट मुझे मिली थी पिछली बार, शायद 5,77 सॉरी, और उससे 6 से 7,000 कम चौधरी साहब को मिली थी। तो इसका मतलब इतने लोगों ने मुझे वोट नहीं दी। आप नाराज कीजिए या विचारधारा से नाराज कीजिए या काम से, ये तो होता है। ये पक्ष विपक्ष हर जगह है, लेकिन पक्ष विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि लोग जो वोट ना दे वो शोर मचाएं, नारेबाजी करें, पत्थर मारें, ईंट मारें। अगर ये काम हो रहे हैं तो इसका मतलब मकसद की उनका कुछ और है, उनका मकसद समाज को तोड़ना या वो करना है। और मैं निवेदन करूंगा, जिसे जो पसंद नहीं वोट नहीं, वो वोट ना दे, लेकिन इससे समाज भी खंडित होता है। ये भारतीय राजनीति की परंपरा नहीं रही कभी भी। यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कभी नहीं रहा। मैं और चौधरी सिंह आमने सामने चुनाव लड़े, बड़ा तनावपूर्ण चुनाव था, आप देख सकती है, 6-7 हजार वोट से अंतर हुआ। लेकिन 3 महीने उन्होंने एक शब्द मुझे नहीं कहा। 3 महीने एक शब्द, वो बहुत बड़े नेता थे, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता था। बड़े सम्मान के साथ हमने चुनाव लड़ा और कोई बिटरनेस हमारी उसके बाद नहीं रही। आज हम दोनों साथ हैं तो कहीं नजरें नहीं झुकती। तो यहाँ तो इस प्यार की राजनीति रही है इस क्षेत्र में। ये तो इस क्षेत्र में पहली बार दिखाई देता है, तो पहली बार दिखाई देता है, षड्यंत्र की बू आती है इसमें से। मुजफ्फरनगर की जो सीट है, जयंत चौधरी चाह रहे थे कि ये उनके हिस्से आए। अखिलेश यादव से उनकी खराब भी अगर हुई या बात बिगड़ी तो वो इसी सीट पर बिगड़ी। आपने जयंत चौधरी को कैसे मैनेज किया, क्योंकि हिस्से तो अभी भी नहीं आई जयंत चौधरी के ये वाली सीट, ये तो अभी भी भाजपा के ही पास है। तो क्या बात हुई, कैसे ये सीट मैनेज हुई? मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। ऊपर राष्ट्रीय मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने गठबंधन किया, गठबंधन के बाद उनका निर्णय हमें सुनाया गया, और जो पार्टी का निर्णय है, जो मेरे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, वो मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगी हमें स्वीकार करने में। तो जो भी बातचीत हुई है वो उनके स्तर पे बात हुई, उस बातचीत में मैं इन्वॉल्व कहीं नहीं था। हाँ, मेरे उसके बाद जब मैं चुनाव में आया, चौधरी जयंत सिंह मेरे चुनाव प्रचार में आए, दिल से मेहनत से मेरे लिए वोट मांगे। आप केवल सांसद नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री हैं। आप पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग के राज्य मंत्री हैं। आप अब ऐसा क्या काम करेंगे अगर आप जीत जाते हैं जो इस क्षेत्र के विकास के लिए हो? और इस क्षेत्र से हम देखते हैं अक्सर जाट आंदोलन का मुद्दा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का मुद्दा जो आपने खुद भी उठाया कि मेरठ को उसकी राजधानी बनाया जाए, या फिर इधर के विकास का मुद्दा, ये अक्सर छिड़ता रहता है। आपका क्या अगला कदम रहेगा इसके लिए? बहुत सी बातें तो मैं ही छेड़ता हूँ, छिड़ता नहीं रहता, मैं ही छेड़ने वाले लोगों में से हूँ। देखिए, 10 साल लग गए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में। यहाँ आज 18-19 घंटे गांव में बिजली आती है। जब मैं सांसद बना था 4 घंटे बिजली आती थी। आप पूछ सकते हैं किससे। अभी भी लेकिन 24 नहीं आती है। तो मैं शहर में 24 घंटे, गांव में 18 से 19 घंटे। 4 से 18 पे आए ना हम 10 साल में, और शहर में 12 से 24 पे गए। अब 18-19 से 24 गांव में भी जाना है।
ये वो क्षेत्र है जहाँ ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी चंदा इकट्ठा करके गांव वाले रिश्वत देते थे समाजवादी पार्टी सरकार को। ये 10 साल लग गए सड़कें बनवाने में, बिजली व्यवस्था, पानी, इन सब चीजों। अगले 5 साल में देना चाहता हूँ शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, जिसकी मेरे क्षेत्र में आवश्यकता है। शिक्षा का केंद्र मेरठ बहुत बड़ा है, लेकिन मुजफ्फरनगर में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई प्राइवेट आए या सरकारी आए। मूल रूप से लड़कियों की शिक्षा की मुझे अब चिंता है, मैं अगले 5 साल देना चाहता हूँ। चिकित्सा, मेरठ अच्छा सेंटर है, लेकिन मुजफ्फरनगर में मेडिकल कॉलेज अभी तक सरकारी नहीं है, प्राइवेट की वजह से मैं सरकारी नहीं मिल पाया। और रोजगार, मुजफ्फरनगर लोकसभा के युवा को यहीं पे रोजगार मिले, उसके लिए इंडस्ट्री आएंगे। इन 3 बातों पे मैं भविष्य में फोकस करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल बस आपके भाजपा के हारे हुए विधायक संगीत सोमपर, वो आपके लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या संजीव बालियान के लिए सपोर्ट करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि मैं भाजपा को सपोर्ट करूंगा, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनका ये स्तर नहीं है जिनसे मैं बात करूं। क्या कहेंगे आप उनके? बस इतना ही कहूंगा, उन्होंने ये तो कहा कि भाजपा को सपोर्ट करूंगा। भाजपा को सपोर्ट करेंगे तो मेरी सपोर्ट अपने आप हो जाएगी। मैं भाजपा का उम्मीदवार हूं ना, तो मेरी सपोर्ट तो अपने आप हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसा तो नहीं है कि जुबानी बातें और अंदर खेल बिगाड़ दे, जैसे वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने उनको चुनाव हरवाया विधानसभा का? ये पूरा क्षेत्र जानता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मैंने कभी जीवन में कोई धोखा देने का या इस तरह का कोई काम नहीं किया। चुनाव हम सिर्फ यहीं नहीं आ रहे, चुनाव मुजफ्फरनगर में हम बुढ़ाना भी आ रहे, चुनाव में अपनी चरथावल सीट भी आ रहा हूँ। और एक बात सुनिए, सीट पे 6000 वोट ज़्यादा मिली है 2017 से। 2017 में जितनी वोट लेकर हम जीते थे, उससे 6000 वोट ज़्यादा लेकर हम आ रहे। बुढ़ाना हम 6000 वोट ज़्यादा लेकर फिर भी हार गए। चरथावल हम 12000 वोट लेकर ज़्यादा फिर भी हार गए। थाना मोहन हार गए हम, शामली हार गए हम, ज़्यादा वोट लेकर हारे हर जगह। चूँकि हमारे विरोधी जो मत थे उनका ध्रुवीकरण होकर वो एक जगह पड़ गए, पहले वो अलग अलग थे। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत सी सीट हारे, हम अकेले नहीं हारे। लेकिन पता नहीं क्यों बुढ़ाने की चिंता कोई नहीं करता, चरथावल की चर्चा कोई नहीं करता, शामली की चर्चा कोई नहीं करता। सीट वो भी थी, नेता वो भी थे, सबको सर बना दिया। तो बात यह है कि सबकी बात करो ना, सीट तो हम बहुत हारे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। अगर हम मुजफ्फरनगर सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा के केंद्रीय मंत्री, जैसा हमने आपको बताया, संजीव बालियान चुनावी मैदान में है। सपा की ओर से हरेंद्र मलिक हैं और बसपा की ओर से प्रजापति जी चुनावी मैदान में उतरे हैं। और अभी संजीव बालियान का कारवां अलग अलग गाँव की ओर बढ़ रहा है, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक गाँव जाया जाए और देखा जाए कि किस तरह से वो प्रचार करें। हम जाकर इन गाँव की महिलाओं से भी बात करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो अभी इंटरव्यू में दावे किए कि 18-19 घंटे बिजली आती है, इसकी सच्चाई क्या है। आप इस इंटरव्यू पर, इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। ललिन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है, आप देखते रहिए ललिन टॉप। शुक्रिया।